दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये आपका पार्ट सेकंड है। ये 6 to 8 के लिए 24 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये आपके आने वाले सीटेट 14 दिसंबर को जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी की मिक्स क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। बी, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। सही उत्तर का चयन कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल बी ऑप्शन आपका बी सही है। तो तुम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से एकीकृत रूप से लागू किया गया। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का मामला है। इस विवाद का निवारण वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा जो है किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। ए कथन आपका असत्य है एवं बी सत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेबर चौक। लेबर चौक शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। प्रवासी मजदूर वे लोग होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दादन व्यवस्था व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को यूरोपीय व्यापारियों ने कपड़ा व्यापार में विस्तार के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत छोटे किसानों और कारीगरों को कपड़े से संबंधित सामान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत ने लोकतंत्र से तात्पर्य सरकार के ऐसे स्वरूप से है जिसमें लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होता है क्योंकि जनता ही आपकी संप्रभु होती है तथा जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति संसद और विधानमंडल में किसी विषय पर निर्णय लेते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। लक्ष्मी लाकड़ा जो 27 वर्ष की हैं, भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि इसमें दिया गया है बी में लक्ष्मी लाकड़ा 27 वर्ष की हैं जो भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवन। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह
अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आप करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन है। तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है तथा इनसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व निम्न नियम स्थापित करना चाहते हैं। पहला जो है तो आपका राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। ठीक है, भाग 5 के। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। सी ऑप्शन ऑफ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? सी ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना भारत में 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु था। सितंबर 2021
में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों को गर्म पके हुए भोजन का वितरण किया जा रहा है। सी ऑप्शन ऑफ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लक्ष्य 2। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वह सतत विकास लक्ष्य 2 को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सतत विकास के से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्षरण हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का निम्नलिखित उद्देश्य है, जैसे पहला आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक निर्धारित करना ताकि वे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सकें। वहीं दूसरा अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को जो है जोड़ने को आंकना, ये भी हो जाएगा। तीसरा आपका अगर देखा जाए तो अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझना। ठीक है, चौथा आपका समीक्षात्मक जांच कर उन्हें प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना। ठीक है, वहीं फिर पांचवा आपका हो जाएगा शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेना। साथ ही साथ छठा आपका हो जाएगा एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अथवा से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक बच्चा ज्ञान से संबंधित होता है और इसलिए वह निर्माण करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, समझना और याद रखना सीखता है। विश्लेषण में दी गई सूचना के बीच स्वरूपों और संबंधों की पहचान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आपको बता दें, इसीलिए एक अधिगमकर्ता द्वारा निम्न प्रश्नों से उसके विश्लेषण कौशल का आकलन किया जा सकता है, जो लगभग इस प्रकार हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है बताइए? ठीक है, आज का सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रतियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ब्लूम द्वारा वर्णित टैक्सोनॉमी में 3 क्षेत्रों की व्याख्या की गई। तीनों क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र भी आता है। इस क्षेत्र में मानसिक कौशल शामिल होता है, जिन्हें अधिगम के 6 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग यानी प्रयोग में लाना, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन आते हैं। अतः अधिगमकर्ता के संप्रतियों को प्रयोग में लाने यानी अनुप्रयोग के कौशल का आकलन निम्न प्रश्नों के सहायता से हम जो है किया जा सकता है। जैसे मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकनों से उदाहरण दीजिए। ठीक है, वहीं जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से अनुप्रयोग यानी प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन किया जा सकता है। अनुप्रयोग कौशल नई और विभिन्न स्थितियों में सूचना के उपयोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए।
ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा। तो रूब्रिक्स विद्यार्थियों के आकलन के लिए एक दिशा निर्देश है। मूल्यांकन से पहले उन्हें छात्रों को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाता है। प्रभावी रूब्रिक्स विद्यार्थियों को इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आकलन पर क्या अपेक्षा की जाए और सीखने में अगले कदम क्या प्रदान किए जाए। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे यह छात्रों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु वर्ग विभाजन हेतु तथा समग्र पाठ्यक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं यह आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, यह आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देता है यह आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। किसी भी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में परियोजना का सतत अनुश्रवण अथवा मूल्यांकन एक आवश्यक गतिविधि है। परियोजना कार्य में आकलन मुख्यतः दो रूप में किया जा सकता है, जैसे पहला मौखिक प्रदर्शन द्वारा, दूसरा रिपोर्ट द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा। तो यह दोनों ही एक परियोजना कार्य के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बता दें, आकलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस जानकारी की व्याख्या और उपयोग है जो उसके इच्छित उद्देश्य के लिए एकत्रित की जाती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत के रूप में माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। सूचना सामग्री और संगठनात्मक स्तर के दस्तावेजी के आधार पर तीन स्रोत बताए गए हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत में सूचना को एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। वहीं द्वितीय स्रोत के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, सार सेवाएं, अनुक्रमण सेवाएं, प्रगति की समीक्षा, ग्रंथ, मनोग्राफ आदि जो है आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए, बी, डी। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षक उन विषयों में निर्देश प्रदान करते हैं जो सामाजिक अध्ययन के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। यह एक व्यापक शैक्षिक श्रेणी है जिसमें अन्य विषयों के अलावा इतिहास, वर्तमान घटनाओं, सामाजिक विज्ञान और राजनीति शामिल है। इस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता वहीं और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना है। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए लगभग निम्न प्रकार की चिंता जो है लगभग करनी चाहिए, जैसे स्रोतों की प्रामाणिकताएं, वहीं पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, वहीं आपका रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगमकर्ता केंद्रित से सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर शिक्षण को आधारित करना विषय को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। आपको बताते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य में बच्चे वास्तविक और अनुभवों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप में सीखते हैं। वहीं इसीलिए सामाजिक विज्ञान को सीखना सबसे प्रभावी है यदि इसे बच्चे के सामाजिक अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाए तो। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य छात्रों को परीक्षा के समय पुस्तक अपने साथ रखने और उसे देखने की अनुमति देना है। अर्थात इस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थियों को पुस्तक में सहायता लेने की सुविधा प्रदान किया जाता है।
खुली पुस्तक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना होता है। यह परीक्षा विषय वस्तु को रटने से दूर रखती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन, हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी। तो हाशिए वाले समूह ऐसे समूह होते हैं जिनके पास प्रतिष्ठित छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को निम्न रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। ठीक है, वहीं विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। दोस्तों, स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हीं विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िबद्धता दर्शाता है। जैसे एक कार बेचने में जो है गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचने वाले में खाना बनाता हुआ पुरुष, या दोनों उदाहरण रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने वाले होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है। छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने से विभिन्न लाभ मिल सकते हैं, जैसे अखबार पढ़ने से शब्दावली बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के छात्र, हिंदी भाषा के छात्र, राजनीति विज्ञान के छात्र और विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को अखबार से नए शब्द मिलते हैं। इसे पढ़ने से लेखन और पढ़ने के कौशल में भी सुधार होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज तथा ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच गतिविधि हो सकती है, क्योंकि अधिगम केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से नहीं होता, बल्कि अनुभवात्मक अधिगम के द्वारा भी सीखा जा सकता है बेहतर तरीके से। यदि एक सरपंच स्वयं बच्चों को अपने अनुभव द्वारा साझा करती है तो इससे उनकी अधिगम क्षमता और बढ़ जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देने और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहने जैसे गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। दोस्तों, दृष्टिबाधित छात्रों को कहना कक्षा में सफल होने का समान अवसर देने के लिए इन्हें बोर्ड के पास वाले कमरे के सामने बैठाएं, स्पर्शीय ग्लोब या ब्रेल लिपि का प्रयोग करें, कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि उन्हें समस्या किसी भी प्रकार की ना हो। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के लिए किस तरीकों को अपनाएंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षण के निम्न तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वहीं वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना एवं चर्चा करना, साथ ही साथ
बच्चों को उचित हाथ धोने की प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, और संगीत, नाटक और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति अवगत कराना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे उनकी कार्यकुशलता को समझ सकें। एक राष्ट्रवादी आंदोलन राजनीतिक या सांस्कृतिक या दोनों ही हो सकते हैं, या दोनों की पूर्ण व्याख्या स्थानीय नेताओं द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि वह इन दोनों ही चीजों से गुजर चुके हैं। वे अपने अनुभव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझाते हैं, इसलिए शिक्षक ऐसे नेतृत्वकर्ताओं के लिए उदाहरण का उपयोग करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अथवा से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। समावेशित माहौल स्थापित करना, वहीं अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर लेना। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए, बी और सी। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल का दृश्य, एक मोहल्ला के साफ सफाई की स्थिति और पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सचित्र चर्चा से बच्चे सहज रूप से एवं रुचिपूर्वक सीखते हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसकी वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, उपयोग कथन वैध है। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्भीक अंतर को दर्शाता है। यह पुरुष और स्त्री के गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और क्षमताओं को संदर्भित करता है। वहीं जो समाज कायम रखता है, यहाँ एक पक्ष को अवसर से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का? कथन एक, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। कथन दूसरा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं को सजग रहें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।